नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज नरेंद्र मोदी कैबिनेट विस्तार नहीं, नरेंद्र मोदी कैबिनेट उथल पथल, रीजिग, पूरा उथल पथल के बाद, पूरे 24 घंटे बाद जब हम आपसे बात कर रहे हैं, अगले कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी एक एक मंत्री, अमित शाह से लेके और त्रिपुरा के 35 वर्षीय फर्स्ट टाइम सांसद जिनको एमओएस होम बनाया गया है निशित, उन तक सबसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कईयों को भौचक्का कर दिया। किसी को समझ नहीं आया कि हो क्या गया जब शाम को 4 बजे के आसपास राष्ट्रपति भवन से वो चिट्ठी आई जिसमें 12 मंत्रियों के नाम थे। हर्षवर्धन तक पता था लोगों को, रमेश पोखरियाल निशंक तक पता था लोगों को, लेकिन प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद, लोगों को उम्मीद क्या, दूर दूर तक किसी ने सोचा नहीं था कि यह हो जाएगा, लेकिन हुआ। पर क्यों आज बात उस पे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अपना आधा कार्यकाल दूसरे टर्म का लगभग पूरा कर चुके हैं। उन्हें अब तक पता है क्या चीज सही हो रही है और क्या चीज गलत। दर्शकों, देशवासियों, उन्हें पता है अगर उन्होंने किसी मंत्रालय में किसी मंत्री को कुछ करने के लिए कहा है और वो अगर अचीव नहीं होता, क्योंकि ये ऐसा नहीं निर्णय ले लिया कि आप आइए और आप जाइए। मनसुख मंडाविया जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अगर हम 50 में वो लाइव विजुअल्स अगर हम दिखा सकें, ये वो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस देश के स्वास्थ्य मंत्री, केमिकल फर्टिलाइजर मिला के, अनुराग ठाकुर एमआईबी और नरेंद्र सिंह तोमर, ये 3 मंत्रियों की पहली कैबिनेट का जो रीशफल हुआ है उसके बाद पहली पत्रकार वार्ता इस समय जारी है। दर्शकों, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको यह समझना है ये क्यों किया। इतना बड़ा फेरबदल इसलिए कर दिया देशवासियों क्योंकि इसको आपको जरूरत थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने टारगेट सेट किए हुए हर एक मंत्रालय में। धर्मेंद्र प्रधान को अगर पेट्रोलियम से उठा के उन्हें एजुकेशन और स्किल दिया है तो कुछ तो होगा ना जो उन्हें एजुकेशन और स्किल में चाहिए, जो कि धर्मेंद्र प्रधान ने पेट्रोलियम में किया, स्टील में किया, वही अब प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वो एजुकेशन में करें और स्किल में करें। प्रधानमंत्री का टारगेट तय है, ये मंत्रियों को उस पर खरा उतरना है। हम आपको बता चुके हैं इससे पहले की प्रक्रिया, आज इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। हम आपको यह बताएंगे कि अगले 14, 16, 18 महीनों में किन किन राज्यों में इलेक्शन है, क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कैबिनेट रिशफल किया है, प्रधानमंत्री को यह बात पूरी तरह, संपूर्ण तरह समझ आ चुकी है कि अगर अब नहीं किया तो 2024 आते आते और गड़बड़ी ना हो जाए। उसके लिए देशवासी, मैं आपको बता रहा हूं एक एक राज्य। उत्तर प्रदेश 2022 की शुरुआत में, फरवरी के आखिरी हफ्ते या फिर मार्च के पहले हफ्ते में यहां पे इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ को दोबारा दिखाना पड़ेगा कि उन्होंने जो काम किया है उसको जनता ने पसंद किया है। जितने भी अटकलें दिल्ली में लगाई जा रही थी, वो टूल किट वाली, उस सबको दरकिनार करके प्रधानमंत्री ने पूरी शक्ति प्रदान की है योगी आदित्यनाथ को। और उत्तर प्रदेश से आज की तारीख में 1 या 2 नहीं, 1 दर्जन से ज्यादा 16 मंत्री हैं नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में। 16 मैं दोबारा बता रहा हूं। 22 की शुरुआत में गुजरात, 22 के मध्य में 6 मंत्री हैं गुजरात से। मध्य प्रदेश में 23 की शुरुआत में 6 मंत्री हैं। प्रहलाद सिंह पटेल को एमओएस इंडिपेंडेंस से थोड़ा डिमोट करके थोड़ा नीचे लाके एमओएस दे दिया है, लेकिन जल संसाधन और फूड पैकेजिंग दोनों दिए हैं। कर्नाटक से 3 है। 23 में इलेक्शन है। ये सब 24 की तैयारी है, उससे पहले के बता रहा हूं मैं आपको। मेरे साथ पूरा पैनल है, इस पे बहस करेंगे। गौरव भाटिया जुड़ रहे हैं मेरे साथ, पूरा पैनल है, इस पे एक एक सवाल पे बहस करेंगे। सिर्फ मैं 4 और राज्य बता रहा हूं। राजस्थान से 3, तेलंगाना से 2, राजस्थान में 23 की शुरुआत, तेलंगाना में 23 के मध्य, गोवा से 1 मंत्री है लेकिन 22 के मध्य में है। यहां मणिपुर 22 के आखिरी में 1 मंत्री, पंजाब 22 के मध्य में 1 मंत्री, उत्तराखंड 22 के मध्य में 1 मंत्री, हिमाचल प्रदेश
22 की आखिरी में 1 मंत्री। ये वो राज्य हैं जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट रिशफल में जिस हिसाब से जगह दी है, लेकिन इससे भी ऊपर राज्यों से कौन आ रहा है, किस राज्य से कौन आएगा, उसको कितनी शक्ति मिलेगी, राज्य का रिप्रेजेंटेशन, इस सब से ऊपर एक चीज अगर कोई है जो इस कैबिनेट रिशफल को देख के कोई बता सकता है तो वो ये कैलिबर, क्षमता, कुवत कि आप प्रधानमंत्री की बातों पर कितना खरा उतर सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री ने कहा है कि जल संसाधन मंत्रालय में उन्हें यह 24 से पहले पूरा चाहिए, तो गजेंद्र सिंह शेखावत लगे हुए हैं, प्रहलाद सिंह पटेल अब उनके एमओएस हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, लोग माने या ना माने, 2024 से पहले अगर कोई एक ऐसी चीज जैसे आत्मनिर्भर भारत था, जैसे आपने देखा 19 से पहले घर घर सिलेंडर, घर घर बिजली, सड़क, वैसे ही जल संसाधन मंत्रालय होने वाला है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो कैबिनेट रीजिग हुआ है, इसके पीछे की बात तो हो चुकी, अब इसके आगे की बात होगी, क्योंकि अब बात 2024 की है, बात पूरे देश की है। और इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, 2021 का मंत्रिमंडल विस्तार 2024 में करेगा क्या बेड़ा पार? और विकास के विस्तार पर विपक्ष क्यों उठा रहा है सवाल? जवाब दे विपक्ष, आज पूछता है भारत। मोदी की नई सेना से विपक्ष को क्यों लग रहा है डर, और क्यों विपक्ष उठा रहा है सवाल मोदी की सेना पर? और आज सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत में देशवासियों, क्या मोदी के मास्टर स्ट्रोक का विपक्ष के पास कोई भी जवाब है क्या? पूछता है भारत। और आज इसी पे बहस करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, पूरा पैनल है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तो हैं ही, वरिष्ठ नेता हैं, वकील भी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में गौरव भाटिया, संजय सर्राफ हैं, लोक जनशक्ति पार्टी, आजकल लोक जनशक्ति पार्टी में सर्राफ साहब बताना पड़ता है, पशुपति पारस के खेमे से हैं जो अब मंत्री हैं कैबिनेट। प्रफुल्ला केतकर एडिटर है ऑर्गेनाइजर के, वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ला जी, आपको आज एनालाइज करना है। टीना शर्मा है मेरे साथ, ब्रजमोहन श्रीवास्तव हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है एनसीपी के, डॉक्टर प्रतिमा सिंह है, कांग्रेस की नेत्री हैं, ठाकुर अभिषेक सोम है, नरेश जाटव हैं। मैं सबसे पहले जा रहा हूं गौरव भाटिया और ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी के पास। मैं आप सबसे समझना चाहता हूं, पहले मैं ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी के पास इसलिए जाना चाह रहा हूं गौरव भाटिया जी कि मैं ये समझना चाहता हूं कि उनकी सोच क्या है इसके पीछे। ब्रजमोहन जी, एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं आप। एनसीपी जब कांग्रेस से अलग हुई थी और अपने अस्तित्व में आई थी, तब उनका एक रीजन था कि हम इसलिए आ रहे हैं, हमने इसलिए एनसीपी बनाई है। आज भारत को एक सशक्त विपक्ष की जरूरत है। कांग्रेस तो है नहीं कहीं, लेकिन अगर आप लोग भी मंत्रिमंडल विस्तार पर सवाल उठाने लगेंगे तो विपक्ष का काम कौन करेगा? श्रीवास्तव जी बताइए, और आराम से बात करेंगे। श्रीवास्तव जी बताइए। ऐश्वर्या जी, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो केंद्रीय सरकार में जो नए मंत्री, आदरणीय मंत्रीगण जिन्होंने शपथ ली है, उन सारे लोगों को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से बधाई देना चाहता हूं। आपने भी एक बात कही कि कांग्रेस तो कहीं नहीं है, तो मैं बता दूं, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि 12 करोड़ वोट इस मुल्क में 2019 के चुनाव में कांग्रेस को मिले हैं। तो कांग्रेस की शक्ति का कम मूल्यांकन करना मेरे दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। जहां तक बात मंत्रिमंडल की है, तो मैं मंत्रिमंडल के लिए आपको कह दूं कि इसका पूरा अधिकार पार्टी के नेता और पार्टी संगठन का होता है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किनको लें और किनको हटा दें। तो ये पूरी तौर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र था, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का अधिकार क्षेत्र था, और उन्होंने जो भी तय किया है वो निश्चित रूप से उन्होंने बेहतर सोच के ही किया होगा, क्योंकि इसके पहले जब उन्होंने मंत्रिमंडल का गठन किया था तभी उन्होंने देश के विकास के लिए इन लोगों को उपयुक्त मानकर किया होगा, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन अभी जो विवाद पैदा हो रहा है वो विवाद पैदा हो रहा है मंत्रिमंडल के गठन से। अच्छा। 12 लोगों को हटाया जाता है, 12 लोगों में से हटाकर आदरणीय थावरचंद गहलोत साहब को माननीय राज्यपाल नियुक्त किया जाता है कर्नाटक का। हाँ। तो बाकी के जो 11 मंत्रियों को हटाया जाता है, उनको ना तो कोई पद दिया जाता है, बल्कि उनको एक एनसीपी का क्या मतलब जाता है, जहां आप पर एक वरिष्ठ
आप बता एक रहा हूं ना आपको। नहीं, आप मेरे को मैं बताइए। आपको- मैं आपको जो मैं बात बता रहा पवार हूं, साहब नहीं, पवार साहब अगर एनसीपी से समय देंगे। नहीं, अरे अभी नहीं, आपको पूरा समय दूंगा। मैं सिर्फ आपको बीच में रोक रहा हूं सर, इतना अधिकार है मेरा। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं श्रीवास्तव साहब, आप जैसा वरिष्ठ नेता अगर ये कहे कि अगर कल को गौरव भाटिया जी, अगर शरद पवार अपनी पार्टी से एक आदमी को उठा के अगर ये बोलें कि ये अब व्यक्ति मंत्री नहीं होगा महाराष्ट्र की सरकार में या फिर किसी और सरकार में एनसीपी की, तो क्या उसमें अगर गौरव भाटिया सवाल उठाएंगे कि भैया शरद पवार ने उनको उठा के कहीं रिहेबिलिटेट नहीं किया, उससे गौरव भाटिया का क्या मतलब होगा? ऐसे ही आपका क्या मतलब है कि नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों के साथ क्या करे, वो उनका काम है। श्रीवास्तव जी, आप कहां से आ जाते हैं? ये जनता के सवाल है। आप अपने चैनल पे, मैं भी जनता की आवाज जी, बताएं। बात कर रहा हूं, फिर आप अपने चैनल पे बहस ही क्यों कर रहे हैं? फिर बहस करवाने मैं की समझना क्या चाहता हूं जरूरत ना। है? बहस आप इसलिए करवा रहे हैं, आप समझना चाहते हैं। वही मैं आपको समझा रहा हूं कि इस समय देश में सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा हो गया है कि 12 लोगों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपनी कैबिनेट से बाहर करते हैं, उनमें से एक को इनाम देते हैं गवर्नर बनाकर, और बाकी के 11 लोगों के भविष्य को अंधकार में कर देते हैं। अब ये राजनेता 3 साल तक, जब तक आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तब तक ये नरक में जीवन जिएंगे। कोई इनको पार्टी का आदमी इज्जत भी देने वाला नहीं है। तो सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि आखिर इनको हटाया क्यों गया? मैं एक राजनेता होने के नाते मैं आपसे कह सकता हूं, इसके पीछे 2 ही कारण होते हैं। जब भी कभी कोई मंत्रिमंडल में, किसी भी स्तर का मंत्रिमंडल हो, उसमें जब परिवर्तन होता है, उसका कारण एक तो ये होता है कि कुछ नेता जो वर्तमान नेतृत्व है, अच्छा, ठीक है, आपने बोला ना, करने लगते हैं या उसके लिए खतरा बन जाते हैं। दूसरा, मेरी बात सुनिए, बोलिए। उन मंत्रियों पे भ्रष्टाचार के ऐसे आरोप लगे हैं जो पब्लिक डोमेन पे तो नहीं आए, लेकिन आदरणीय मोदी जी को पता लग गया। और मोदी जी चूंकि अपनी छवि के प्रति संवेदनशील राजनेता हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने ये भविष्य की कल्पना को ध्यान में रखते हुए कि कल को उंगलियां उठे, उन सारे लोगों को बाहर किया है। तीसरा एक कारण ये हो सकता है कि सारे के सारे लोग असक्षम थे, तो निश्चित रूप से ये चर्चा होगी। आप गौरव भाटिया को जवाब देने देंगे? ये लोग सार्वजनिक जीवन में हैं। बिल्कुल, मैं चाहता हूं गौरव भाटिया जी देश को बताएं कि इन तीनों में से नहीं, आप उनको जवाब देने दीजिए। कारण इन लोगों को अब आप उनको, बिल्कुल गौरव भाटिया जी अब बताइए। अब इनका सवाल है, मैंने तो इनसे पूछा इनका क्या मतलब, लेकिन ये नहीं मान रहे श्रीवास्तव जी। अब आप ही बताइए। सबसे पहले तो जो नए मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं जी, उन सबको शुभकामनाएं। और वाकई श्री नरेंद्र मोदी जी ने पुनः दिखाया है कि उनके मन में एक ही बात है कि जनता का हित सर्वोपरि है, देश को कैसे मजबूत किया जाए। और ऐश्वर्या जी, इनकी बात का मैं उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन देखिए जिस तरह से एक सबकी सरकार, सबकी भागीदारी, चाहे वो दलित समाज का व्यक्ति हो जी, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति हो, पिछड़ा हो, महिला हो, युवा हो, सबको भागीदारी दी गई है। और क्षेत्रीय जो है जितने हमारे साथी दल भी हैं, उनको भी लाया गया है मंत्रिमंडल विस्तार में। कुछ समय पहले ये लोग कहते थे कि एनडीए कमजोर हो रही है। श्रीवास्तव जी, आपको याद होगा, अब देखिए किस तरह से, चाहे वो जेडीयू हो, एलजेपी हो, अपना दल हो, वो भी हमारे साथ आगे खड़े हो। मैं एक केवल बात आपसे जरूर कहूंगा, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी ना है। शरद पवार जी ने तो कांग्रेस पार्टी की नीतियों का विरोध करते हुए ही एनसीपी बनाई थी। ऐसा है आपकी घड़ी रुक गई और बुरा वक्त किसका आया है आप बताइए? जो घड़ी रुक जाए 10:10 पे, बुरा वक्त तो उसका आया है। कांग्रेस के लिए आप यहाँ प्रवक्ता बन के बोल रहे हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं भाई साहब। और मैं आपको बताऊं, आपके जो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के हैं, प्रबंधन क्या है ऐश्वर्या जी? तो ये प्रबंधन पे बात करते पे कहेंगे तो इनको ये गौरव जी आपका ईयरपीस गड़बड़ हो रहा है आपका जी। अगर आप अपना ईयरपीस ठीक कर लें थोड़ा सा जी, आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत है जी। तब तक मैं 10 सेकंड, हाँ बिल्कुल, आप 10 सेकंड के लिए आए। मैं तब तक महिलाओं की बात पे आ रहा हूं। मेरे साथ टीना शर्मा भी है और डॉक्टर प्रतिमा सिंह। अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो मैं अपनी बात कंटिन्यू कर। हाँ ठीक हो गया, बोलिए गौरव भाटिया, आप अपनी बात पूरी कीजिए और फिर मैं दूसरों के पास जाता हूं। देखिए, एक तीर से नरेंद्र मोदी जी ने कितने निशाने भेज दिए। पहला ये लोग कहते थे कि एनडीए गठबंधन है, ये कमजोर हो रहा है, तो मैंने बताया किस तरह से और दल जो है हमारे साथ आ गए। एक आरोप लगता था कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है,
तो अब जो विस्तार हुआ है तो इनके पास कुछ है नहीं बोलने के। तीसरी बात, दृढ़ इच्छा शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता। याद करिए मनमोहन सिंह जी ये भी नहीं तय कर पाते थे किसको मंत्री बनाना है, बेचारे फाइल लेके जाते थे दर्शक पर, और सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री जी की कुर्सी पे ही बैठती थी, उस पे राहुल गांधी एक तरफ प्रियंका वाड्रा, कोने में मनमोहन सिंह जी, और कहते थे बताइए सोनिया गांधी जी इसको बनाना है कि नहीं। और प्रतिमा जी वेट प्लीज सब रखिए। याद करिए पूंजी घोटाले में मनमोहन सिंह जी से पूछा गया कि डीएमके को आप हटाते नहीं है, तो ऐश्वर्या जी उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था मेरी मजबूरी है, भ्रष्टाचार सहना इनकी मजबूरी हो गई। और एक बात कहूं आपसे श्रीवास्तव जी, महाराष्ट्र में तो वसूली सरकार है, कहा उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 116 मामले आए हैं, महाराष्ट्र में 9500 मामले आए हैं, 80 गुना ज्यादा। ये बताइए कि वसूली सरकार, श्रीवास्तव जी आपके बीच में नहीं बोला था। गौरव जी आपका ऑडियो में डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करा रहा हूं, बहस को जारी रखेंगे। गौरव जी आपका ऑडियो में डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करा रहा हूं, 10 सेकंड के अंदर। आपके ऑडियो में बार बार आवाज जा रही आ रही है। मेरे साथ सारे पैनल है, मेरी बात सुनिए। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, अभी तक मैं सिर्फ इतना नहीं समझ पाया हूं कि आपको मंत्रियों को जिनको हटाया उनको रिहेबिलिटेट नहीं किया गया, वो दिक्कत है आपको। चलिए आपके कौन मित्र थे मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरा सिर्फ इतना सवाल है, भाई उनकी आवाज नहीं आ रही है, आपने उनका फेडर डाउन कर रखा है क्या आप? हाँ तो उनकी आवाज नहीं आ रही श्रीवास्तव जी। तीर से 11 लोग पूरी तरह से बर्बाद हो गए राजनीति में। नहीं, अगर जनता की बेहतरी के लिए ये हो रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? बात महिलाओं की होती थी, टीना शर्मा और डॉक्टर प्रतिमा सिंह। श्रीवास्तव जी देखिए, एक के ऊपर एक बोलने से फायदा नहीं, सबके पास जाते हैं। श्रीवास्तव जी आपके पास में आया, आपको पूरा समय दिया, टीना शर्मा और प्रतिमा सिंह। प्रतिमा सिंह मैं पहले आपके पास आता हूं, फिर टीना शर्मा जवाब देंगी। प्रतिमा सिंह, महिलाओं की बात होती थी, आज तक ये बोला जाता था कि हम ऐसा करेंगे, हम ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन देंगे, सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, लेकिन पहली बार 1947 से लेके आज तक, प्रतिमा जी, और ये फैक्ट्स हैं, इसे ना आप झुटला सकती हैं ना मैं, 1947 से लेके आज तक 1947 से लेके 2021 तक 27 ओबीसी मंत्री किसी कैबिनेट में, 27 ओबीसी मंत्री जिसमें से 5 कैबिनेट हुआ नहीं, 11 महिलाएं जिसमें से 2 कैबिनेट है और 2 एमओएस। तो जो प्रधानमंत्री ने कहा वो करके दिखाया, तो उससे दिक्कत क्यों है? विपक्ष को क्यों मिर्ची लगी है और कहां, ये तो समझाइए प्रतिमा जी। आपके हिसाब से 11, आप मुझे बताइए, आपके हिसाब से अगर 11 महिलाएं हैं इस सरकार में तो क्या वो गलत है? प्रतिमा जी क्या वो गलत है? जवाब दीजिए। देखिए पहली बात तो बिल्कुल ऐश्वर्या जी, पहली बात तो आपसे बिल्कुल थैंक यू, आपने मुझे बोलने का पहले मौका दिया। देखिए हमें कोई दिक्कत नहीं है और हम तो खुश हैं, विपक्ष तो खुश है, क्योंकि जो विपक्ष पिछले 1.5 सालों से कोरोना महामारी को लेकर अनियमितताओं की बातें कर रहा था, कल मोदी जी ने उसको सत्य साबित कर दिया। जब उन्होंने हर्षवर्धन जी का इस्तीफा ले लिया तो उन्होंने ये जनता को बता दिया कि देखिए भाई, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री थे इनका कार्यकाल इतना अच्छा नहीं था, कोविड को डील करने में बिल्कुल ये सक्षम नहीं थे, इसलिए इन्हें हटा दिया हमने। तो हम तो यही कहते आ रहे थे कि स्वास्थ्य मंत्री काम नहीं कर रहे हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। दूसरी बात आपने कही SC ST OBC महिलाओं की बात करी, तो बिल्कुल आपने एकदम सही कहा। ये भारतीय जनता पार्टी ने एक डिक्टेटरशिप की तरह मोदी जी ने जो रिशफल किया है, ये इन्होंने आप समझिए मंडलीकरण कर दिया है। तो ये अपने जो मतलब नहीं, आपने जो कहा, आपने जो पिछले 10 सेकंड में कहा, क्या आप उसे रिपीट करेंगी? हिटलर नहीं, क्या बोला आपने? नहीं टीना प्लीज वेट, टीना आऊंगा, आराम से सबके पास आऊंगा, बोलिए क्या कहा आपने? मैं करूंगी कि समझिए जिस पार्टी, अभी सुनिए, अभी यहाँ पे मनमोहन सिंह की बात हो रही थी, सोनिया गांधी जी की बात हो रही थी, हमारी प्रदेश अध्यक्षा से पूछकर अगर प्रधानमंत्री, सुन लीजिए, मनमोहन सिंह अगर सीनियर कांग्रेस नेताओं से डिस्कशन करके मंत्री बनाते थे तो क्या गलत करते थे? आपके तो प्रतिमा जी, पार्टी के जो प्रेसिडेंट प्रतिमा जी, हिमाचल प्रदेश में, प्रतिमा जी, अमित शाह आपस में बैठकर, अच्छा टीना आपको जवाब दे रही है, फिर मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा। गौरव भाटी आपको फैक्ट्स बताएंगे, पहले टीना आपको जवाब दे दें। हाँ बोलिए टीना जवाब दे रही है। प्रतिमा जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रतिमा जी वेट, प्रतिमा जी चिल्लाने से नहीं होता, इंतजार की। प्रतिमा जी ऑडियो डाउन करिए, प्रतिमा जी नहीं सुनेंगी ऑडियो डाउन, नहीं सुनेंगी ऑडियो डाउन।
जो लोग ऑडियो डाउन थे प्रतिमा जी। वो मंत्रिमंडल में रहते थे क्योंकि वो सोनिया गांधी के चुने हुए प्यादे थे। कभी मनमोहन सिंह खुद अपने लोगों को नहीं रख पाए जिनको वो रखना चाहते थे, और ये एक सत्य है, ये एक कटु सत्य है। कांग्रेस की प्रवक्ता को ये पता होना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि किसी को प्रतिमा जी कैबिनेट से हटाना और दूसरी प्रतिमा जी एक के ऊपर एक बोल के नहीं होगा, प्लीज एक तरह का चलन है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी, प्रतिमा जी प्लीज गिव मी सम टाइम, यू हैव टू हैव पेशेंस। बोलिए टीना, बोलिए अदर्स प्लीज, बताइए टीना। यू आर इन ऑपोजिशन। टीना बताइए हिंदी वी वेलकम योर। बोलिए टीना हिंदी जी बोलिए। बिल्कुल, हम आपका स्वागत करते हैं। आप हमें क्रिटिसाइज कीजिए, लेकिन प्रश्न का उत्तर जरूर सुनिए। प्रश्न का उत्तर ये है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो लोग इस कैबिनेट में नहीं है, संघ के मंत्री नहीं है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, वो संगठन में साथ दें। अब कांग्रेस जो है वो संगठन की बात क्या समझेगी, क्योंकि कांग्रेस में तो अभी कोई कुत्ता भी नहीं बचा है जो कांग्रेस को आगे चलाए। हर आदमी इधर से उधर भाग रहा है। सॉरी टू यूज अ वर्ड लाइक डॉग, लेकिन क्यों मैं यूज करना चाहती हूँ, क्योंकि अब इनका कोई प्रफुल्ला केतकर जी, तो इनके प्रफुल्ला पास किसी तरह का कोई ऑपोजिशन नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, बस टीवी पे आके चिल्लाना है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग अभी जिम्मेदारी से हटाए, प्लीज प्रतिमा जी सुनने का मादा रखिए, प्लीज सुनिए, डोंट शाउट। प्रफुल्ला केतकर जी, सेलिब्रेशन का समय है। प्रधानमंत्री की कैबिनेट रीशफल 2 हुआ है, ये तो सेलिब्रेशन का समय है। ऑपोजिशन को हर टाइम एक नेगेटिव झंडा उठा के नहीं चलना चाहिए। मेरा कहना है कि हमारे साथ बहुत सीनियर प्रवक्ता पार्टी के गौरव भाटिया हैं, वो फैक्ट्स बता रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि जो लोग हटे हैं, देखिए अपनी शब्दावली को आप सब ध्यान में रखिए। मैं जा रहा हूँ प्रफुल्ला केतकर जी के पास। प्रफुल्ला जी, ऐश्वर्या, जो लोग हटे, प्रफुल्ला जी, वो संगठन से और अन्य प्रफुल्ला केतकर, सराफ साहब आऊंगा आपके पास। जो बात गौरव भाटिया ने बोली, प्रफुल्ला केतकर मैं आपके पास आ रहा हूं। अब आप लोग शांत हो जाइए, टीना और प्रतिमा प्लीज। मैम आप दोनों अब शांत हो जाइए प्लीज, रिलैक्स। प्रफुल्ला केतकर जी, 11 महिलाएं 2 कैबिनेट, 27 ओबीसी 5 कैबिनेट, 12 एसटी 3 कैबिनेट, 12 एससी 2 कैबिनेट और 12 के 12 एससी। सोम साहब समाजवादी पार्टी के नेता हैं। 12 के 12 एससी, अलग अलग एससी सब कास्ट से। प्रफुल्ला केतकर जी, ये अभूतपूर्व है। जिनको आज तक नुमाइंदगी नहीं मिली थी उनको नुमाइंदगी दी है सिर्फ प्रफुल्ला केतकर और प्रफुल्ला केतकर जी। जिनको नुमाइंदगी नहीं दी थी उनको नुमाइंदगी दी। होने के लिए मुझे अपोजिशन का आर्ग्यूमेंट नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, आप और सत्ताधारी दल है, गौरव भाटिया उसको डिफेंड करेंगे, लेकिन आप बात समझिए। पहले ये इंडक्शन होने के लिए ये लोग पार्टी से चुनकर आए हुए चाहिए ना पार्लियामेंट में। इतना रिप्रेजेंटेशन बीजेपी में है इन सारी जातियों का। आप प्रदेशों में देखिए, क्या कोई विश्वास कर सकता है ऐश्वर्या कि त्रिपुरा जैसे राज्य को जो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कभी भी कोई भी स्टेट मिनिस्टर भी नहीं बना। अरुणाचल से पहली बार कोई कैबिनेट मिनिस्टर बन रहा है। तो ये पहली बार, ये जो मेनी फर्स्ट है ये इस पूरे एक्सरसाइज में, ये ठीक से समझने चाहिए कि हम और जिस तरह से मिनिस्ट्रीज का क्लबिंग हुआ है, जिस तरह से मिनिस्ट्रीज को मुझे लगता है कि गोल ओरिएंटेड और टारगेट ओरिएंटेड, पोस्ट कोविड की आप बात कीजिए, ये अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस था। इधर केवल एक व्यक्ति के सक्सेस और फेल्यूर की बात नहीं है, पूरे देश के सक्सेस और फेल्यूर की बात होगी, उसका एनालिसिस भी होगा और किसी ना किसी को उसका भुगतना पड़ेगा। लेकिन यदि अपोजिशन को चिंता यह है कि जो मिनिस्टर बाहर चले गए उनका भविष्य अंधकार में चला गया, इसकी चिंता कर रहे हैं, तो मुझे मतलब आश्चर्य होता है किस तरह की राजनीति है। नरेश जाटव जी, अपनी तो चिंता करें। प्रफुल्ला जी बिल्कुल ठीक है। जाटव साहब है हमारे साथ, बीएसपी के नेता हैं। जाटव जी सच बताइए ना, क्या दिक्कत इससे है? और गौरव भाटिया, जाटव साहब, दिक्कत इससे है कि प्रधानमंत्री ने 2024 के लिए अब कमान लग रहा है संभाल ली है, तो विपक्ष थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, लड़खड़ा रहा है। दिक्कत उससे है या फिर उनसे है कि जो मंत्रियों को रिहेबिलिटेट नहीं किया उसको विपक्ष को चिंता हो रही है? जाटव साहब सच बताइएगा, सच बताइए, उसी से है ना। तो जो मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं उन सभी मंत्रियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दे दीजिए, आप भी दे दीजिए। लेकिन वो अपना काम ईमानदारी से करें।
केवल एक रिमोट कंट्रोल के माध्यम से काम ना करें। नहीं जाटव जी, सवाल मेरा कुछ और था। सवाल मेरा ये था, असलियत बताइए ना, सच में कम से कम दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत यही है ना कि प्रधानमंत्री ने कमान संभाल ली है, इसलिए हमें हटाना दिख रहा है। और यही बात जनता चीख चीख कर जब कह रही थी, तब तो प्रधानमंत्री जी सवाल नहीं सुन रहे थे। जाटव जी सवाल आ रहा है, आवाज आ रही है जाटव जी? उनको जाटव जी आवाज आ रही है? प्रधानमंत्री जी को जाटव जी आवाज आ रही है? क्योंकि जाटव जी बंगाल में जी सुनेंगे नहीं? जी बिल्कुल आ रही है। सवाल क्या है जाटव जी, जवाब क्या आ रहा है? मेरा सवाल ये है, जो कोरोना फैलाया, जाटव जी ये कोई आंसर शीट थोड़ी होती है डिबेट पे आने का कि पहले से आप रिप्लाई याद करेंगे। मैं आपसे सवाल कुछ और पूछ रहा हूं, आप कोविड दे रहे। मेरा सवाल ये है जाटव साहब, आप तो वरिष्ठ नेता हैं बीएसपी के, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। मैं स्वास्थ्य मंत्री पर बोल रहा हूं। नहीं, अरे मैं आपसे क्या बोल रहा हूं? अरे भाई, मैं अगर गौरव भाटिया से ये पूछूं कि आप जवाब दीजिए कि आपका एचआरडी मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर को क्यों हटाया, वो खुद सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, जवाब देंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, विपक्ष को आज तक कैबिनेट में फेरबदल से मतलब नहीं होता है, और ये बात सच है। आप मुझे ये बताइए ना, असली दिक्कत क्या है? ये ना कि इस पे नरेंद्र मोदी की स्टैंप दिख रही है, दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी ने कमान संभाल ली है। 22-23 छोड़ो, 24 की संभाल ली है। दिक्कत उसी से हो रही है ना नेताओं को। कमान तो उन्होंने बंगाल में भी संभाली थी। हाँ। पूरा जो बीजेपी का जितना बड़ा तमगा था सारा बंगाल में रहा, लेकिन हालात क्या हुए? तब भी तो यही कहा था कि नरेंद्र मोदी जी बंगाल की तस्वीर बदलेंगे, अब की बार बंगाल में बीजेपी आ रही है। तो ये कमान जैसे बीजेपी ने बंगाल में संभाली, 2024 में, 2022 में उत्तर प्रदेश और पूरे देश में स्थिति साफ हो जाएगी कि मंत्रिमंडल जो बदला गया है, ये कमान संभाल ली है। प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ा कोई फेरबदल करेंगे, दोबारा सरकारें आएंगी, ये सब भूल जाना चाहिए। ये केवल एक सपना है, अब कुछ नहीं होना है, जनता समझ चुकी है। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। गौरव भाटिया, बार बीजेपी कहीं भी दूर गौरव भाटिया जवाब दिखाई देने वाली नहीं है 2022 में। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। सबके पास आ रहा हूं एक एक करके, प्लीज जी। गौरव भाटिया जवाब देखिए ऐश्वर्या जी, आपने कहा इनकी दिक्कत क्या है, मैं बताता हूं। भारत की ताकत है मोदी, जिसने कांग्रेस की कबर है खोदी, और जब इनकी कबर खुदती है, इनको पता है इनके पास राजनीतिक जमीन नहीं है, वो कब्र खोदने के लिए भी जमीन जो है ये लोग भीख में मांगते हैं। और नेतृत्व क्षमता का परिचय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। वो नेतृत्व क्षमता आपको मनमोहन सिंह जी या अखिलेश यादव या मायावती में नहीं मिलेगी। आप बताइए मुझे, याद है किस तरह से तथाकथित पत्रकार राडिया टेप्स में बताते थे कि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिलेगा, टेलीकॉम इसको दे दो, स्वास्थ्य उसको दे दो। दूसरी बात, जब मनमोहन सिंह से पूछा गया कि ये आपकी कौन सी मजबूरी है कि आप राजा को, डीएमके को साथ रखें 2G घोटाले के बाद, तो ऐश्वर्या जी उन्होंने कहा ये गठबंधन की मजबूरी। मैं दोबारा कहूंगा, गठबंधन की मजबूरी। भ्रष्टाचार सेना भी इनकी मजबूरी। तीसरी, नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं, उनकी नेतृत्व क्षमता ये है, आप तुलना करिए, जब पुलवामा हुआ, एयर चीफ मार्शल गए नरेंद्र मोदी जी के पास, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मजा चखा देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने खुला हाथ दिया एयरफोर्स को और कहा ठोक दो पाकिस्तान। 26/11 मुंबई का हमला हुआ। आप याद करिए किस तरह से पाली होमी मेजर एयर चीफ मार्शल गए मनमोहन सिंह के पास। श्रीवास्तव जी आ रहा हूं, एक मिनट रुक जाओ, मैं पहले सोनिया गांधी से पूछ लूं। शिवराज पाटिल गृह मंत्री थे, बदलने के लिए ये कह रहे हैं रिहैबिलिटेशन नहीं हुआ। अरे आप बताइए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आपसे क्या मतलब है, क्या लेना देना है? ये रविशंकर प्रसाद जी हो, प्रकाश जावड़ेकर जी हो, इन्होंने खून पसीना दिया है हमारी पार्टी को। सरकार में इन्होंने मेहनत करके जनता का वो हक है उन्हें दिलाया और उनके लिए काम किया। आप कर दो रहा, उनकी भूमिका बदले, कुछ परिवर्तन आए, आपको क्या चिंता है? आप देखिए अपनी पार्टी को, और जो रुकी हुई घड़ी है आपके पीछे एनसीपी के श्रीवास्तव, आप उससे देखिए। आप श्रीवास्तव जी इस बात का जवाब देना पड़ेगा और फिर मैं सर्राफ साहब के पास आऊंगा। सर्राफ साहब के पास मेरे लिए एक अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस है, लेकिन श्रीवास्तव जी जरा बताइए आज, श्रीवास्तव जी मेरे को बताइए ना, पूछिए। इतना जो प्रेम आया ना अचानक प्रकाश जावड़ेकर जी और रविशंकर प्रसाद जी के लिए आपके पास, सिर्फ श्रीवास्तव जी, हमेशा मत किया कीजिए डायरेक्टर साहब। श्रीवास्तव जी बताइए, ये इतना प्रेम आज से पहले तो मैंने नहीं देखा। प्रेम, ईश्वर जी, प्रेम
प्रेम हमारा इस बात के लिए नहीं है। हाँ। प्रेम नहीं है, ये एक संवेदना है। अच्छा। राजनीतिक जीवन में लोग परिश्रम करके खुद की अपनी एक छवि बनाते हैं। हाँ। और उस छवि को तत्काल किसी को नुकसान आपको क्या पता प्रधानमंत्री ने क्या सोचा है? राजनीतिक दलों आपको क्या पता? मैं तो पूछ रहा हूं, जी, छवि बनाए ना बनाए आपका क्या मतलब है, बताइए। कि देश को यही तो बताना चाहिए कि क्या इन पे भ्रष्टाचार के आरोप थे, क्या भ्रष्टाचार की कोई भ्रष्टाचार वसूली सरकार के प्रवक्ता भ्रष्टाचार की बातें करेंगे। एक सेकंड गौरव जी, एक सेकंड गौरव जी, एक मिनट गौरव जी, एक मिनट गौरव भाटिया जी, एक मिनट वकील साहब, एक मिनट वकील साहब, एक मिनट श्रीवास्तव जी बताइए ना। श्रीवास्तव जी आपको पता, अरे श्रीवास्तव जी सवाल सुनिए एक बता रहा हूं ना। मिनट। श्रीवास्तव जी सवाल सुनिए एक मिनट। जब तक उन्हें हटाया नहीं था उससे एक क्षण पहले तक आपको पता था क्या? मुझे तो नहीं पता था, आपको पता था क्या? जब तक राष्ट्रपति भवन से नहीं आ गई गौरव भाटिया, आपको पता था क्या कि ऐसा मतलब होने वाला है? पहले ये प्रश्न क्या है आपका? आपको पता है क्या? इनको हटाया क्यों? अरे भाई वो प्रधानमंत्री डिसाइड करेंगे। अरे आप जब प्रधानमंत्री बनिएगा तब करिए। लोगों को क्यों मार दिया? अच्छा आप ये बताइए, शरद पवार आपकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये कौन तय करेगा? श्रीवास्तव की क्या शरद बेतुकी पवार बात को है? हटाइए, चलिए हटाइए उनको, राजनीतिक जीवन को हटाइए समाप्त कर दिया। भगाइए। ये है प्रश्न। कैसी बातें करते क्या? हैं? और अगर ये असक्षम थे, प्रधानमंत्री जी, एक एक करके प्लीज, एक एक प्रधानमंत्री जी ने इसके पहले और उसके बाद इनको क्यों रखा? श्रीवास्तव जी, ये जवाब श्रीवास्तव जी, मेरे पास ना जनता का एक मैसेज आया है। मैं आपको चाहता हूं कि आप जरा वो प्लीज जरा सुने जरा। तो हम हैं, जनता के बीच में तो हम जाते हैं। हम नहीं, जनता का प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे। आप गौरव जी से यह पूछ के बताइए, आप कब गए थे पिछली बार जनता के बीच? श्रीवास्तव जी खराब मत मानिएगा, आप कब गए थे पिछली बार जनता के बीच? लोगों ने क्या पाप? श्रीवास्तव जी देखिए, आप एक वरिष्ठ नेता है एनसीपी के। श्रीवास्तव जी सुन ही नहीं रहे हैं, एक ही धड़ल्ले में चले जा रहे हैं। चलिए ठीक है, आएंगे वापस। सर्राफ साहब आप बोले नहीं है अभी तक, और फिर मैं प्रफुल्ला केतकर जी के पास दोबारा आ रहा हूं। संजय सर्राफ साहब पहले तो आप बताइए कि मैं सही कह रहा हूं कि आप पारस जी के साथ है ना? क्योंकि आखिरी बार जब मेरी आपसे फिजिकल मुलाकात हुई थी तो आपकी सफारी के आगे जिप्सी तो रामविलास पासवान जी के घर के अंदर गई थी, तो मेरे को तब से मैं आपको फिजिकली में पूछ रहा हूं, आप पारस जी के साथ है ना? सर्राफ साहब, ऑन अ लाइटर नोट सर्राफ साहब। हम ऐश्वर्या जी सुनिए, अब जी मैंने नहीं, सिचुएशन ऐसी हो गई है ना कि समझ नहीं आता कौन कहां है एलजेपी में। ले लिया, हम पार्टी के साथ है। देखिए अब सुन तो लीजिए, आप मेरी बात सुनिए, जब आपने पूछा तो सुन लीजिए। जी बताइए। हम पशुपति पारस जी के साथ है, हाँ। जो ऑलरेडी इलेक्टेड नेशनल प्रेसिडेंट है। प्रॉपर इलेक्शंस हो गए, 2015 में पार्टी के इलेक्शन हो गए थे नेशनल एग्जीक्यूटिव के। उस टाइम फाइनल किया गया था 3 साल के बदले 5 साल में इलेक्शन होंगे। हाँ। उसके बाद 20 में इलेक्शन होने थे। अनफॉर्चुनेटली हमारे स्वर्गवासी नेता हमारे आदर्श पासवान साहब गुजर गए, 20 में इलेक्शन नहीं हुए। 21 में अभी इलेक्शन हो गए। इलेक्शन में प्रॉपर इलेक्शन कमीशन को लिखा गया, एज पर दैट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन हो गए। उस इलेक्शन के टाइम भी चिराग जी को बोला गया आप भी कंटेस्ट करिए, उन्होंने बोला मैं लाइफ लॉन्ग नेशनल प्रेसिडेंट हूं। उसके बाद में प्रॉपरली 30% ऑफ द पीपल हैव सिग्नेचर्स साइन हो गए। देंगे नहीं। देखिए बात सुनो, पारस जी अनायासली वो जीत के आ गए, तो उसमें क्या आपत्ति है? देंगे नहीं। चलिए वो आपका देखिए, वो एक अलग बहस है, लेकिन मेरा सिर्फ एक सवाल है उस पर, या एक टिप्पणी है, सवाल नहीं तो फिर आप इसी पे बहस करेंगे, उस पर नहीं। सर्राफ साहब, रामविलास पासवान जी सुनिए, पारस जो हैं, पारस जी जो चाचा है चिराग के, वो हमेशा रामविलास पासवान के सीधे हाथ पे हमेशा रहते थे। राइट हैंड लेफ्ट हैंड 2 भाई थे उनके, लेकिन तब भी पासवान साहब ने अगर अध्यक्ष अपने रहते हुए किसी को पार्लियामेंट्री बोर्ड का भी किसी का भी बनाया था तो वो चिराग को बनाया था। आप भी जानते हैं, मैं भी। बहरहाल आज बहस वो नहीं है, बहस ये है कि आपको लगता है कि जो प्रधानमंत्री ने जो कैबिनेट रिशफल किया है उस पर जो विपक्ष एक अलग तरीके की टिप्पणी कर रहा है, आप उसको कैसे काउंटर करते हैं सर्राफ साहब एलजेपी की तरफ से? क्योंकि अलायंस पार्टनर्स भी आने चाहिए ना, बताइए जरा। देखिए, इसमें कोई ये प्रोगेटिव ऑनरेबल प्रधानमंत्री का है, कौन से मंत्री को सामने लाना है, कौन से मंत्री से किस तरीके से काम लेना है, इसमें विपक्ष का कोई रोल नहीं है। दे हैव नो रोल टू प्ले दियर। विपक्ष अपनी बात बोले। जो हमारे एनसीपी के नेता इतना चलाते हैं, ये उस वक्त चलाते जब प्रफुल्ल पटेल जी ने एविएशन मंत्रालय के टाइम फ्रॉड किए, जिनके पीछे आज भी वो केसेस चल रहे हैं, जिसमें शरद पवार साहब भी इन्वॉल्व हुए, उस टाइम के प्रफुल्ल पटेल भी इन्वॉल्व है। आज अगर मंत्री को चेंज किया है, रेस्पेक्टफुली उनको इससे बड़ा कार्य दिया जाएगा, इसको बड़ा कार्य दिया जाएगा अपने पार्टी में। हो सकता है संगठन में कार्य के लिए इसको लिया गया है। आप जीतते रहे,
आपकी ये हैसियत नहीं है कि अब आप फिर से चुनाव जीत के आ पाए बिहार में। ये मैं आपसे बात तो ठीक है वैसे रामविलास पासवान जी के अलावा कोई था नहीं। प्रफुल्ला केतकर, देखिए ये डिबेट दूसरी तरफ जा रही है। डिबेट का टॉपिक मत चेंज कीजिए, आराम से रिलैक्स। प्रफुल्ला केतकर, टीना आ रहा हूँ, रिलैक्स। प्रतिमा जी आ रहा हूँ। संगीत सोम माफ लेता हूँ। ओ ठाकुर अभिषेक सोम और प्रफुल्ला केतकर और फिर भाटिया साहब आ रहा हूँ। प्रफुल्ला केतकर जी, मेरा जो प्राइमरी सवाल था ना उससे घूम जाता है पूरी डिबेट। द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की जो स्टैंप है उससे एक ये मैसेज साफ आ रहा है प्रफुल्ला केतकर जी, और मैं चाहता हूं आप 2 या 3 मिनट में इसको प्लीज आप इसको एनालाइज कीजिए कि प्रधानमंत्री ने किस तरह से पूरी जो कहा जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर को एक ब्यूरोक्रेसी ने घेर लिया है, प्रधानमंत्री आजकल अपने डिसीजंस अपने ब्यूरोक्रेट से ले रहे हैं, इस तरह का विपक्ष ये जो शगुफे उड़ाता था, प्रधानमंत्री ने सबको भौचक्का तो कर दिया लेकिन एक मैसेज दे दिया है 22-23 छोड़ो, मैं 24 के लिए तैयारी कर रहा हूं। प्रफुल्ला केतकर, बिल्कुल, ये मुझे लगता है कि पॉलिटिकली भी प्रधानमंत्री के राजनीतिक और राष्ट्रीय नेशनल एंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियर होते हैं और उनको अचीव करने का जो वो पाथ डिसाइड करता है वो भी क्लियर होता है। अनफॉर्चुनेटली जो अपोजिशन है ये उनके ये क्लियर इंस्टिंक्ट को नहीं समझ रहा है और इसी कारण से वो बीटिंग अराउंड द बुश करता है, कभी करप्शन के निकालता है, कभी और कुछ निकालता है, किसी को रिहेबिलिटेट करने की बात करता है, ओल्ड लोगों को निग्लेक्ट करने की बात करता है। अरे भैया, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भाजपा का ऐसा है कि वो किसको लेकर आते हैं और किसको संगठन के काम में लगाते हैं वो आप सिंगल पर्सन पार्टी या डायनेस्टिक वैल्यूज पर चलने वाले रीजनल पार्टीज के द्वारा नहीं समझ में आएगा। तो हमें इस एक्सरसाइज को ठीक से समझना होगा कि ये 4-6 महीने में हुआ एक्सरसाइज नहीं है। लगभग 2.5 साल का परफॉर्मेंस देखने के बाद, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू 15 दिन तक चलने के बाद एक सिस्टमैटिक स्ट्रेटेजी बनाई गई, गोल ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी बनाई गई और जिस तरीके से ये हुआ है, आपने अलग अलग जातियों की बात की, आप क्वालिफिकेशंस देख लीजिए, कितने लॉयर्स है, कितने ग्रेजुएट्स है, IIM का व्यक्ति 13 लॉयर, 6 डॉक्टर्स, रेल मिनिस्टर मिलता है और उसका एक अलग सा एक्सपीरियंस है, ब्यूरोक्रेटिक एक्सपीरियंस रखने वाले भी है, टेक्नोलॉजिकल एक्सपीरियंस रखने वाले भी है। हम कस पर है कि पोस्ट कोविड सिनारियो में हमारी इकोनॉमी को रिवाइव करना है। जी बिल्कुल। ऑपरेशन मिनिस्ट्री, अमित शाह के पास ऑपरेशन मिनिस्ट्री आना आप देखिए अगले 2-3 साल में, क्योंकि कोऑपरेटिव और MSME ये 2 ऐसे सेक्टर है जो भारत में बड़ी एम्प्लॉयमेंट की ताकत रखते हैं और ऐसे में हम एक नया न्यू कोऑपरेटिव मूवमेंट का एक तरीके से अध्याय रचने जा रहे हैं। क्योंकि अभिषेक सोम, ये एनसीपी वाले अभी बोल रहे हैं, इनको पता होना चाहिए किस तरीके से सारे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स को महाराष्ट्र में डुबा दिया पूरी पवार फैमिली ने अपने जो बंदे हैं उनके इंटरेस्ट के कारण, और इतना करप्ट सिस्टम, कोऑपरेटिव सिस्टम का जो कोऑपरेटिव के सक्सेसफुल। प्रफुल्ला केतकर जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, आपको काट रहा हूं, माफ कीजिएगा। सोम साहब, अभिषेक सोम जी और फिर गौरव भाटिया। अभिषेक सोम जी, ये बताइए ना, सच में जो मैंने सवाल सबसे पूछा आप बताइए ना, दिक्कत किससे है, प्रकाश जावड़ेकर के जाने से या फिर मोदी के दोबारा तैयार हो जाने से? देखिए, हम लोगों को उम्मीद थी कि मोदी कैबिनेट से ऐसे लोगों को बाहर निकाला जाएगा। नहीं, अखिलेश यादव को थोड़ी आना था कैबिनेट में, आपको क्या उम्मीद थी? शर्मिंदगी की बात है। सोम साहब देखिए, मैं मेरे समझ नहीं पा रहा हूं। ऐश्वर्या जी, अभिषेक जी, अखिलेश जी को थोड़ी आना था साहब कैबिनेट में, या अगर आना था तो मेरे को नहीं है वो जानकारी, लेकिन क्या उम्मीद आपको? क्या है? अरे आपको क्या है बात की उम्मीद भाई? सोम साहब समझाइए ना प्लीज, थोड़ा समझना चाह रहा हूं। देखिए ऐश्वर्या जी, हमें उम्मीद थी कि मैं बिल्कुल बता रहा हूं ऐश्वर्या जी, हम लोगों को उम्मीद थी कि मोदी कैबिनेट से ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर खुलेआम भ्रष्टाचार के आरोप लगे। किसने लगाए थे भैया? राष्ट्रीय महिला आयोग में एक राष्ट्रपति पदक जिनको से द्वारा सम्मानित है इंटरनेशनल शूटर वर्तिका सिंह ने कहा कि उनके निजी सचिव ने 25 लाख रुपए की मांग की, उसकी ऑडियो वायरल हुई, तमाम न्यूज चैनल्स पर खबर चली और यहां तक कि लखनऊ हाई कोर्ट ने उसमें एक ऑर्डर पास किया कि वर्तिका सिंह ने पीएमओ को आपको ट्विटर के माध्यम से आप देखिए, आरोप कोई किसी पे भी लगा सकता है, सिद्ध होना चाहिए, ऐसे आरोप पे बात नहीं होती है। आप मुझे बताइए, आपको यूपी में डर नहीं लग रहा है अब? ऐश्वर्या जी, सोम साहब पॉइंट पे आइए ना,
पूरा समा बांधने में लग जाते हैं। एलिगेशन ऐसे में बताऊं कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं पे कितने हैं, बताने की जरूरत नहीं है सोम साहब, आप तो खुद वरिष्ठ हैं, आपको पता है, आप तो खुद पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपको पता है कितने हैं। गौरव भाटिया, बात साफ है, बात साफ है, विपक्ष मौका ढूंढ रहा है किसी ना किसी तरह से अटैक करने के लिए कि गौरव भाटिया, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, गौरव जी ऐश्वर्या जी वो कह रहा है, मैं आपको बताऊं जी, आज आपके कार्यक्रम में बहुत धुआं है क्योंकि विपक्ष में आग लगी हुई थी, इतना जल रहे हैं, भुन रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी ने फिर से मास्टर स्ट्रोक दिखा दिया और समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो भ्रष्टाचार की बात करे। मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे होता था, वहां हटाए कैसे जाते थे, मैं बताऊं। गायत्री प्रजापति भ्रष्टाचार के संगीन अपराध किया, उनको हटाया अखिलेश यादव ने, 4 दिन बाद फिर से मंत्री बनाना पड़ गया। क्यों? मुलायम सिंह यादव जी ने कहा जाता था कि गौरव जी समय कम है मेरे पास, आखिरी के 10 सेकेंड सिर्फ ये बता रहा हूं मैं आपको, आप ये बता दीजिए कि द प्राइम मिनिस्टर इज रेडी। नरेंद्र मोदी ने मैसेज दे दिया है, 24 की तैयारी आज से शुरू कर दो। गौरव भाटिया, देखिए चुनाव के लिए तैयारी करते नहीं है हम लोग जमीन पे नागरिकों की सेवा करते हैं और भारत को नई बुलंदियों पे श्री नरेंद्र मोदी जी और ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है वो लेके जाएगा। ये लोग पीछे खड़े सिर्फ जलते रहेंगे, धुआं ही धुआं इनके अंदर लगा रहेगा, लेकिन भारत को आगे बढ़ना है और श्री नरेंद्र मोदी जी वो नेतृत्व दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए समय कम है, मैं जानता हूं टीना बोलना चाहती है। प्रतिमा जी, श्रीवास्तव साहब आपसे बहस जारी रहेगी, इतने आसानी से छोड़ेंगे नहीं आपको जरा 2-4 दिन आपसे सवाल जवाब करने हैं, समय आपको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन एक बात साफ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट रिशफल से जितनी दिक्कत बीजेपी में नहीं है उतनी दिक्कत विपक्ष में जरूर है। और श्रीवास्तव जी कुछ बोल रहे हैं, श्रीवास्तव समय कम है लेकिन जारी रखेंगे बहस को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत।